Hello friends, welcome to channel. So this is the second lecture of revision, especially for the research methodology. यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं रिसर्च methodology का, that is the unit 5, okay, of paper 2. And this topic is very important for the both paper and paper 2 दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च से, and also important for the MA and MPhil PhD admission and interview. Okay, so this is the second lecture. एंड फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है काइंडली उसको देख लीजिए. दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिसर्च. ओके, नाउ लेट स्टार्ट. नाउ हियर यू कैन सी द चार्ल्स डार्विन थ्योरी उनके द्वारा जो बोला गया था, और यहाँ पर एक मेंशन है बुक. ओके, इसके थिंकर को, इसके राइटर कौन है आपको बताना है. मैंने इसको यहाँ दोनों को इसलिए मेंशन किया है बिकॉज इससे क्या है, डेली बेसिस पे आपका रिवीजन होता जाएगा. एक बुक और उनके जो ऑथर हैं उनका नाम, साथ ही साथ ये थिंकर और उनकी जो थ्योरी है उसका नाम, ताकि आपका रिवीजन होता जाएगा. दिस थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस इन दी यूनिट सेकंड साइड. सो आई हैव डिस्कस अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें मैंने बताया था कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी दी गई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपका रिवाइज हो जाए. इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट. यहाँ पर बात की जा रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा, कौन सी स्पीसीज़ के बारे में यहाँ पर बताया, किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में मैंने बताया था. तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने बोला कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव, इट इज़ द वन दैट इज़ द मोस्ट अडोप्टेबल टू चेंज. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं करेगी जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, और ना ही वो स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट है. एंड इट इज़ द वन दैट इज़ मोस्ट अडोप्टेबल टू चेंज. केवल वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो कि अपने आप को बदल सकेगी या फिर अपने आप को बदलाव करने के लिए वो तैयार होगी, दैट इज अडोप्टेबल टू चेंज. तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा बोला गया था. हो सकता है एग्जाम में आ जाए, अब नहीं भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट. ओके, यहाँ पर एक बुक का नाम मेंशन है. काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके ऑथर कौन है, किसके द्वारा बुक लिखी गई है. कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस. ओके, आप बताइए कि इसके कौन है ऑथर, कौन है इसके, किसके द्वारा लिखी गई है. नाउ लेट स्टार्ट. इन द फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ द रिसर्च. रिसर्च का क्या मतलब होता है, इसके क्या एम ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द रिसर्च एंड द टाइप ऑफ रिसर्च. सो ऑल दीज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, एंड टुडे we will discuss the research methods and the methodology. So now let understand this research method and the methodology. So methodology क्या होता है और research methods क्या है, इसको समझ लेते हैं. मैथडोलॉजी बोल सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसके न्यू कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए. ओके, और यहीं पर अगर बात करें रिसर्च मेथड की, तो रिसर्च मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि यूज किया जाता है रिसर्चर के द्वारा डेटा को कलेक्ट करने के लिए, टू कंडक्ट द स्टडी ऑन पर्टिकुलर रिपोर्ट, पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक. किसी भी टॉपिक पे आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ जो रिसर्चर होगा वो डेटा कलेक्ट करने के लिए एक मेथड यूज़ करेगा, उसको रिसर्च मेथड बोलते हैं. जैसे कि वो बात करते हैं, जैसे कि कोई इंसान है. ओके, तो इंसान के हाथ पैर होते हैं, तो ये पूरा इंसान है, तो इसको आप समझ लीजिए कि मैथोलॉजी है. एंड रिसर्च मेथड इज द पार्ट ऑफ द मैथोलॉजी. सो यू कैन से कि ये हैंड है या फिर लेग है, तो ये आपका मेथड है. सो ये इसका पार्ट होता है. मैथोलॉजी इज अ बिग टर्म, और जैसे कि बात बोल सकते हैं कि पूरा सिलेबस है. सिलेबस इज द मैथोलॉजी, एंड उसका एक चैप्टर जो है दैट इज द रिसर्च मेथड. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे समझ सकते हैं. सो जो रिसर्च मेथड है ये बेसिकली लेटर स्टेज में इसको अप्लाई किया जाता है इन रिसर्च प्रोसेस. और जबकि रिसर्च मैथोलॉजी है जो कि इसको शुरुआत से ही सॉल्यूशन को मतलब इसको प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए स्टार्टिंग में इसको अप्लाई कर दिया जाता है, ताकि आपको पता रहेगा आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसके अनुसार ही आप जो रिसर्च मैथोलॉजी है, जो डिज़ाइन है उसके अनुसार करते हैं, तो इसको पहले अप्लाई किया जाता है, या बोल सकते हैं कि पहले आप इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ये रिसर्च मैथड इसको आपको बाद में यूज़ करते हैं. सो रिसर्च मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्वे है. ओके, सर्वे इज़ द मेथड. जैसे क्वेश्चन आयर है, इंटरव्यू है, दीज आर द मेथड. केस स्टडीज़. ओके, सो दीज आर द वी कैन से दी मेथड्स. और यहीं पर बात करें जैसे कि मैथोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे, फंडामेंटल, एक्सप्लोरेटरी, कंक्लूजन. ये क्या है मैथोलॉजी जो कि आप पहले यूज़ करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दैट इज़ वेरी सिंपल. और इसके अलावा अगर बात करें इसकी
सो ये डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से आप रिसर्च बोल सकते हैं, मेथड जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें रिसर्च मैथोलॉजी में। और जो रिसर्च मैथोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी है, इसके माध्यम से आप अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अचीव करते हैं। आपने रिसर्च की, उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसको अचीव करने के लिए आप रिसर्च मैथोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसके अंदर ही आप रिसर्च मेथड अप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिसर्च मेथड्स एंड मैथोलॉजी में क्या डिफरेंस है और इसमें से मैथोलॉजी क्या है और रिसर्च मेथड क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिसर्च प्रोसेस। सो देख लेते हैं पहले रिसर्च प्रोसेस, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट करते हैं उसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस क्या है, आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पूरी स्टडी में। सो यहाँ पर अगर एक डायग्राम बना के देखें तो सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आप कैसे रिसर्च करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, देन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ROL इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली आपने जैसे कोई प्रॉब्लम खोज ली है, कोई आपको प्रॉब्लम पता है, उस पर आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन, ओके। सो आप इस पर स्टडी कैसे करेंगे, आप पहले इसके बारे में और भी स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होगा किसी के द्वारा किया गया होगा स्कॉलर्स के द्वारा, तो उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे इस पर स्टडी की गई है, इसमें क्या क्या गैप है, ओके, किस चीज़ पे स्टडी नहीं की गई है, कौन कौन सी इसमें गैप है, उस पर आप स्टडी करेंगे। तो पहले आप रोल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। इसका मतलब होता है कि किसी के द्वारा ऑलरेडी इस पर स्टडी की गई है इस टॉपिक पे या इससे रिलेटेड टॉपिक पे, तो उन सबको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, फिर उसको समझेंगे, उस पर जो गैप है उसको फिर उस पर स्टडी करेंगे। तो इसे बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ओके। जो एग्जिस्टिंग थ्योरी हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मूलेट हाइपोथेसिस। उसके बाद आप एक टेंटेटिव थ्योरी बनाएंगे। टेंटेटिव उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। टेंटेटिव थ्योरी क्यों है, क्योंकि ये अभी तक प्रूव नहीं हुए है, तो इसलिए बोलेंगे इसको टेंटेटिव है। जब ये प्रूव हो जाएगी तो ये थ्योरी बन जाएगी। सो अभी आपने मन में बना लिया है कि आपको कैसे करना है, वो आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया है, क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट आप रिसर्च डिजाइन बनाएंगे कि रिसर्च करने वाले हैं कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी उसमें यूज़ करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सभी चीज़ें इसमें आपकी रिसर्च डिजाइन में आएंगी। डिजाइन का मतलब होता है कि एक आप ब्लूप्रिंट तैयार करें, रिसर्च कौन कौन से टूल टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं, वो सभी चीज़ के बारे में, ओके। नेक्स्ट आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर जो भी डेटा रेलिवेंट डेटा है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इन्फॉर्मेशन, सभी को सभी आप कलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट के बाद जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करेंगे। डेटा को एनालिसिस करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, देन रिपोर्ट तैयार करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, सजेशन जो भी है सब कुछ, दैट इज द लास्ट स्टेज, ओके। एंड सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिपोर्ट आपने तैयार की है इसको कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, कैसे आपको दर्शाना है, क्या क्या चीज़ें पहले आएंगी बाद में आएंगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब तक उसको बोल सकते हैं क्लासीफाई नहीं करेंगे तो जो पढ़ने वाला है, जो रिसर्चर्स के अलावा और भी लोग पढ़ते हैं, स्टडी आपकी पढ़ेंगे आपके वर्क को, तो कैसे उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ईजिली तरीके से। सो अगर उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना है तो आपको सेक्शन वाइज उसको आप डिवाइड करना होता है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड, जो भी जितने भी होंगे। सो उसको देख लेते हैं। जो लास्ट स्टेप है, जो कि जैसे कि आपको रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। सो पहला जो होता है फर्स्ट, दैट इज द प्रीलिमिनरी सेक्शन। पहला जो सेक्शन होता है दैट कंटेन ऑल द, यू कैन से टाइटल, आपका जो टाइटल क्या है आपके वर्क का, टाइटल के बाद टेबल ऑफ द रिपोर्ट्स, ओके। टेबल ऑफ रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि जैसे आपने जितने भी आपके चैप्टर हैं उनका पेज नंबर, वो सभी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। लिस्ट ऑफ टेबल्स, जैसे कि आपने कोई टेबल यूज़ की है बीच में कभी किसी सेक्शन में, या फिर कोई डायग्राम यूज़ किया है, तो उनकी आपको लिस्ट मेंशन करना होगा पेज नंबर के साथ कि ये जो है डायग्राम्स का आपको टाइटल यहाँ देना होगा कि दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड दिस, तो उसको आपको मेंशन करना होता है। तो ये इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स। एंड जो भी ग्राफ आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उनको आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा। एंड प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब होता है कि एक पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं संक्षेप में बताना होता है, ओके, तो उसको प्रीफेस बोलेंगे, या बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव समरी टाइप की होती है। तो ये आपका प्रीलिमिनरी सेक्शन में आता है, जो पहला बोल सकते हैं फर्स्ट पेज में, ओके। नाउ इसको रेज कर देते हैं। सेकंड जो इसके बाद सेक्शन होता है उसको बोलते हैं मेन सेक्शन, ओके, जिसमें आपका जो मेन वर्क होता है उसको मेंशन किया जाता है। उसको देख लेते हैं। मेन वर्क प्रॉब्लम जो है आपकी, उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे
एक्सप्लेन करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके, सॉरी। सबसे पहले आप जो प्रॉब्लम है उसका बैकग्राउंड देंगे, प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देन इसके आपके व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपको गाइड करते हैं कि आपकी रिसर्च किस डायरेक्शन में जानी है, कितना आपको रिसर्च करना है, ताकि आपका समय और टाइम जो है सेव हो जाए। देन रिसर्च मेथोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही इसको यूज़ कर लिया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से आप डिफाइन कर पाएँ। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि जो भी रिसर्च के आपने जो कंडक्ट किया है उसके जो इम्पोर्टेंस है वो सभी, सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं यहाँ पर, रैशनल, ये सभी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद वो सभी जो आपका, इसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये आपका मेन पार्ट में आता है। ओके, मेन सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड जो टेक्स्ट सेक्शन होता है उसमें ये सभी चीज़ें मेंशन रहती हैं। देन लास्ट, दैट इज द एंड पार्ट, यू कैन से द एंड सेक्शन विच इंक्लूड द अपेंडिसेस। अपेंडिसेस मतलब होता है कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है वो सभी, इन सब अगर फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में मेंशन नहीं है, आप उसको थर्ड पार्ट में या बोल सकते हैं कि एंड सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चनर है, शेड्यूल है, ये सभी ग्रोसरी, ये सभी जो चीज़ें हैं आप अपेंडिसेस में मेंशन कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट हुई आपको रिसर्च ड्यूरिंग द रिसर्च, इन सभी सपोर्ट करने के लिए रिसर्च को, उन सबको आपको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज द लास्ट पार्ट और यू कैन से द एंड सेक्शन। सो दिस इज द वे टू रिपोर्ट द रिजल्ट, कि आपको रिजल्ट कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। ये सभी ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है, सो आप बस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बस। ओके, नेक्स्ट एथिक्स इन रिसर्च। सो एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से जब भी आप रिसर्च करते हैं तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि यू कैन से एथिक्स भी क्या है, नॉर्म्स होती हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है, और स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, तो वहाँ के भी कोड ऑफ एथिक्स होता है ना, और उनको आपको फॉलो करना है, गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार रिसर्च में भी आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए फॉलो करते हैं ताकि जो भी आप जो पार्टिसिपेंट हैं, ओके, या पार्टिसिपेंट जहाँ से आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो, कोई किसी प्रकार की सफरिंग ना हो। इसलिए हम जो है एथिक्स को फॉलो करते हैं। दीज आर द नॉर्म्स और द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट गाइड मोरल choice about the behavior or that make the relation between the pupil and with you। सो ये बोल सकते हैं एथिक्स का जो मेन गोल होता है कि इसके माध्यम से जस्ट टू इंश्योर दैट देयर इज नो हार्म और सफरिंग टू द यू कैन से एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू द रिसर्च एक्टिविटी, कि पूरी एक्टिविटी में किसी को किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो, कोई सफरिंग ना हो। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द रिसर्च एथिक्स। ओके, सो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो एथिक्स के बारे में इतने पूछा जाएगा कि एथिक्स क्या है, और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि एथिक्स क्या है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप रिसर्च पर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन करना होता है। तो क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्यों मेंशन किया जाता है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव से आपको एक बोल सकते हैं कि आपको रास्ता मिल जाता है कि आपके पास प्रॉब्लम है। ओके, नाउ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे ना, बट ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देता है कि आपको इस तरीके को फॉलो करना है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। आप जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, मतलब आपका रिसोर्सेज भी सेव होंगे। तो इसीलिए वजह से ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है। तो बेसिकली स्टडी ऑब्जेक्टिव डिफाइन द स्पेसिफिक एम ऑफ द स्टडी। स्टडी का एम क्या है उसको डिफाइन करता है। एंड यू कैन से दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ओके, और रिसर्च वर्क दैट विल गाइड टू द रिसर्चर कि आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, यू कैन सी द नाउ द नेक्स्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं आप जरा सोच के बताइए, हाइपोथेसिस क्या है? सो मैंने अभी बताया, आपको पहले ही बताया, एक टेंटेटिव थ्योरी होती है। ओके, टेंटेटिव थ्योरी है, बोल सकते हैं टेस्टेबल थ्योरी। टेस्टेबल मतलब होता है कि उसको आपको टेस्ट करना है, ऐसी थ्योरी जो कि प्रूव नहीं हुई है अभी। ओके, आपने अपने बना ली है और उसको आप प्रूव करेंगे वर्क के माध्यम से। अगर आप प्रूव कर पाएंगे तो वो थ्योरी बन जाएगी बात। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। इसमें बहुत वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल के बीच में आप उसको प्रूव करना चाहते हैं। जैसे कि 2 वेरिएबल हैं तो उसको आप इसके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है या नहीं है, तो उसके माध्यम से आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। उसको देख लेते हैं कि कितने प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी।
इसको भी समझ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। सो करेक्ट, ये जो हाइपोथेसिस है दैट शुड बी टेस्टेबल, मतलब ऐसी हाइपोथेसिस बनाइए कि वो टेस्ट हो पाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको टेस्ट ही ना कर पाएँ, ऐसे ही आप आइडियल एक हाइपोथेसिस बना देंगे। सो दैट शुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, बट थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ओके, नल हाइपोथेसिस, डिडक्टिव हाइपोथेसिस एंड द इंडक्टिव हाइपोथेसिस। सो एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हाइपोथेसिस क्या है, उसको आपको डेफिनेशन दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है, या ये नहीं आएगा तो ये आएगा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या फिर व्हाट इज द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव हाइपोथेसिस। सो लेट अंडरस्टैंड दिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एच नॉट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको यहाँ दिया होगा एच नॉट एच ए इस प्रकार से, और आपको मैच करना होगा। सो आप देख लीजिए कि उसको सिम्बलाइज कैसे करते हैं नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से। ओके, एच नॉट का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं या दो पॉपुलेशन है, उनके बीच में बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है, या बोल सकते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन, टू वेरिएबल्स, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ओके, फॉर एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे कि कोई इंसान है, उसका आईक्यू लेवल, ओके, और उसकी हाइट में क्या रिलेशन हो सकता है, आईक्यू लेवल में और हाइट में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो ये बोल सकते हैं ऐसे, इसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। व्हेन देयर इज नो रिलेशन, और यू कैन से देयर इज नो ट्रू डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन, टू वेरिएबल्स, और यू कैन से जीरो रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स, सो दैट इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। नाउ सेकंड, दैट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव को डिनोट करते हैं एच ए से, एच वन से भी। सो इसको बोल सकते हैं कि ये भी आप याद कर लेना सिंबल क्या है, और ये नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट डिडक्टिव हाइपोथेसिस एंड द इंडक्टिव हाइपोथेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डिडक्टिव, ओके, डिडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है। सो डिडक्टिव हाइपोथेसिस, यू कैन सी द हाइपोथेसिस दैट ड्राइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो ऑलरेडी थ्योरी है उसके उसके माध्यम से बाद में भी आप डेटा कलेक्ट करके एक हाइपोथेसिस को बनाते हैं और उसको प्रूव करते हैं, तो बोल सकते हैं थ्योरी ऑलरेडी है अवेलेबल, उसको आप जनरलाइज कर रहे हैं। ओके, एंड इसको एग्जांपल लेके समझेंगे अभी। और इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है कि आप एक एजम्पशन बनाते हैं, कोई प्री कंसेप्शन जो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, आपने जो सोचा है उसको लेकर के फिर आप एक थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, थ्योरी इमर्ज होकर आती है, तो उसको बोल सकते हैं कि ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। सो इस दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि अगर बात करें इंडक्टिव हाइपोथेसिस की, सो इसमें पहले ऑब्जर्वेशन है पहले से कि फॉर एग्जांपल ऑल एलिफेंट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर द सर्वाइवल। ओके, ये आपने एक ऑब्जर्वेशन ली है, इंडक्टिव रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अब आपने एक थ्योरी डेवलप की है वर्क के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद, ऑल द बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड ऑन द वाटर टू सर्वाइव। सो ये क्या है, एक आपने एक प्री कंसेप्शन बनाया, एक ऑब्जर्वेशन बनाया, उसके बाद एक आपने थ्योरी डेवलप की। सो ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैंने बताया था कि डिडक्टिव हाइपोथेसिस। सो ये ऑलरेडी जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है उसी के आधार पर, दैट स्टार्ट विद द एग्जिस्टिंग थ्योरी। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एयरलाइंस है, लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैज द डिले, मतलब जो एयरलाइन सस्ती होती है हमेशा ही डिले होती है। ये आपने एक स्टार्ट किया किसी थ्योरी को, एक बोल सकते हैं कि आपने एजम्पशन माना या प्री कंसेप्शन है ऐसा, तो आपने डेटा कलेक्ट किया, पूरा डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट फ्लाइट्स का जो कि लो कॉस्ट पर फ्लाई करती हैं। देन उससे आपने जो फाइनलाइज किया, बोल सकते हैं रिजल्ट निकाला, दैट फॉर एग्जांपल 10 आउट ऑफ द 100 फ्लाइट्स ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइंस आर नॉट डिले, ये आपने इसका बोल सकते हैं रिजल्ट निकाला।
सो आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी दैट रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि आपने पहले क्या माना था कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस होती हैं उनके सभी के सभी जो डिले होती हैं, बट ऐसा नहीं पाया गया। आपने डेटा कलेक्ट किया और फाइंडिंग निकाली कि उसमें से कुछ ही केवल फ्लाइट्स हैं जो कि लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, वो जो कि डिले होती हैं। सो दैट इज यू कैन से जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये कहलाएगी आपकी डिडक्टिव डिडक्टिव हाइपोथेसिस, जो कि स्टार्ट होती है एग्जिस्टिंग थ्योरी से। और जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है वो ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसमें थ्योरी डेवलप करते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये ऑब्जर्वेशन है कि एलिफेंट जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वाटर फॉर सर्वाइवल, एंड उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद आपने एक डेवलप की थ्योरी दैट दी ऑल द बायोलॉजिकल लाइफ्स जितनी भी हैं दैट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सर्वाइवल। सो दैट इज द इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च डिजाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो काइंडली इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके पहले भी कुछ इसमें टॉपिक रह गए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किसी प्रकार का एरर आ जाता है, सो वो एरर का क्या कारण क्या होता है, अगर ऐसे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि सैम्पलिंग प्रोसीजर अगर आपका सही नहीं है, फॉल्टी सैम्पलिंग प्रोसीजर आपने यूज़ किया है, तो उसमें ऑफकोर्स एरर आएगा। ओके, या फिर इनकरेक्ट डेटा कलेक्शन, जो आपने मेथड जो यूज़ किया है डेटा कलेक्ट करने के लिए वो इनएक्यूरेट है, सही नहीं है। और जो स्टडी डिज़ाइन सेलेक्ट की है आपने वो गलत है, फॉल्टी है। या फिर जो स्टैटिकल्स मेथड्स आप यूज़ करने वाले कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, वो किसी प्रकार के गलत है या इनअप्रोप्रिएट है। सो जनरली जो कॉमन एरर्स जो हम पढ़ते हैं दैट इज जस्ट इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, दैट इज द टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ओके, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा जान लेते हैं आपको रिवाइज करने के लिए। टाइप 1 एरर वो होती है जो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट इज ट्रू। और सेकंड टाइप की जो एरर होती है टाइप 2 एरर, दैट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, जो आपकी नल हाइपोथेसिस उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जब फॉल्स होती है। तो इसको हम डिटेल में बताएंगे प्रॉपर ग्राफ बना के आगे। सो आपको कभी आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। सो अभी इसको आप इतना जान लीजिए टाइप एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। नाउ नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो पहले जान लेते हैं कि रिसर्च डिजाइन क्या है। सो डिजाइन का मतलब आप समझते हैं, बोल सकते हैं जस्ट प्लानिंग और सम काइंड ऑफ द स्ट्रेटजी, ओके, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए किसी प्रकार की स्ट्रेटजी की प्लानिंग, उसको बोलेंगे रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च डिजाइन में आपका क्या मेन उद्देश्य होता है कि इसमें आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं, हाउ द गोल कैन बी अचीव इन दी रिसर्च, कि आप जो भी आपका प्रॉब्लम्स है जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है फिनोमेना, कोई सिचुएशंस जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको आपको कैसे अचीव करेंगे, मेन उद्देश्य इसका मेन एम यही होता है कि उसको अचीव करने के लिए। ओके, सो रिसर्च डिजाइन यू कैन से, और जनरलाइज वे में बोल सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप एक बार उसको पेपर वर्क करते हैं, इसी प्रकार से ये लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ द डाटा कलेक्शन, मेजरमेंट कैसे होगा एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा, ये सभी। सो इट इज लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च। नाउ द कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च डिजाइन में, उसको भी जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था सब, कि प्रॉब्लम पहले, सबसे पहले व्हाट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड द ऑपरेशनलाइज द कंसेप्ट, उसको बनाना स्टार्ट करना, और वेरिएबल्स जो है स्टडी में उन सभी को आइडेंटिफाई कर लेना। सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पल्स जो भी जैसे ही आप उसको कलेक्ट करेंगे, मतलब सैम्पल का मतलब होता है कि आप फिक्स करना होता है आपको कि आप स्टडी कहाँ करने वाले हैं, कौन कौन से जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, यूनिट ऑफ स्टडी, ओके, एरिया ऑफ स्टडी। So these are the steps involved in the research design. Okay. Now let us understand the step by step types of the research design. Descriptive research design, explanatory research design, diagnostic research design, experimental research design, cross-sectional research design, and the case study and the longitudinal. So इनको एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। सो ये जो रिसर्च डिजाइन है दैट इज यूज बाय द डिफरेंट रिसर्चर, that they are interested in the describing a particular phenomena, any particular situation, or you can say they want to find out some characteristics of the people, लोगों के बारे में जानना, उनकी एज, their education status, their marital status, their income, और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए, उनके करेक्टरिस्टिक्स जो जानने के लिए ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का यूज़ किया जाता है। सो यू कैन से इट इज़ अ थियोरेटिकल टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन। ओके, collecting the data from the newspapers, articles, film, drama, documentary, or from the people, or you can say the first hand information.
So यहाँ पर that cover the characteristics of the pupils material you can in when the researcher is interested in the describing the any particular situation. So this is called as descriptive research design. Next is explanatory. So this is very important और मैंने इसको लास्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में. Explanatory research design. So this that is conducted for the problem which was not well defined. You can see the researcher और उसके पहले वो जो कोई प्रॉब्लम है पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई या पता नहीं है. जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, ओके, अब कोई कंपनी लॉन्च करना चाहती है तो उसको पता नहीं है ना कि उसको जब लॉन्च करेंगे तो उसका क्या फीडबैक आएगा, क्या उसको लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे. तो इस प्रकार से उसका सर्वे किया जाता है, रिसर्च वर्क किया जाता है. तो इसी प्रकार से जब प्रॉब्लम पूरी डिफाइन ना हो तब ये जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यूज़ की जाती है, ओके, टू जनरेट द ऑपरेशनल डेफिनेशन और यू कैन प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन. किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मेन फोकस होता है इस वर्क का, और डिटेल मैनर में बहुत ज़्यादा डिटेल से उसको जानना, इसी वजह से इसका नाम है एक्सप्लेन. एक्सप्लेनेटरी बना कहाँ से? एक्सप्लेन से. किसी भी चीज़ को डिटेल में जानना, एक्सप्लेन करना उसको प्रॉपर. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन. ओके, सो इन दिस द रिसर्चर वांट टू डिस्क्राइब और कैन से दी वांट टू रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज क्या है, क्या कारण है, उसको जानने के लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज किया जाता है. सो द फोकस इज बेसिकली ऑन दी फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल. कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. सो उन सभी फैक्टर को जानना दैट इज कम अंडर द डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन. ओके, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो जैसे कि इसके नाम में मेंशन है एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट कहाँ पर होगा? कोई आपके पास बेसिस होने चाहिए ना, कोई वेरिएबल्स, कोई सिचुएशन जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर पाएँ. सो इसमें वेरिएबल्स होते हैं. एक ऐसा वेरिएबल जिस पे आप स्टडी करेंगे, या बोल सकते हैं वो कंट्रोल वेरिएबल, ओके, या बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद आप दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन ऑफ द बोथ किसी भी ग्रुप में. तो उसको ये दैट इज काइंड ऑफ यू कैन से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई मेडिसिन है, ओके, अब नई मेडिसिन आई हो तो उसको पहले टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है. तो उसको एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे उसको स्टडी करते हैं. ओके, सो यू कैन से दी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो जाएंगे ना वेरिएबल इसमें. तो पहले उस पर आप इसको अप्लाई करेंगे, देन उसका आप फीडबैक देखेंगे. तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहलाएगा. यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, एक कंट्रोल वेरिएबल, एक बोलते हैं, एक जिसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन. सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन क्या होती है? जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर स्टडी की जाती है, बहुत सारे केसेस होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे. ये आपको याद करना है, इसको रेज कर देते हैं. So now let us understand this cross sectional. Okay, so basically this the main aim of this research design focus on the we can say the relatively large population or large number of the cases जहाँ जो होते हैं at a particular point, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनकी स्टडी करना, उसका डेटा कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल. और उनके जो डेटा कलेक्ट किया गया है उन सबको फिर क्रॉस सेक्शन मतलब उनको फिर वेरीफाई करना, उसको चेक करना. एंड केस नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लीजिए, दोनों को साथ में देखिए, जल्दी समझ जाएंगे. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग टाइम पे आप स्टडी करते हैं. इसमें टाइम आपका अलग अलग होता है, टाइम 1 टाइम 2, डिफरेंट टाइम पे आप स्टडी करेंगे, फिर उसको आप कंपेयर करेंगे डेटा को और जो भी स्टडी फर्दर करेंगे. बट क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि आप एक ही टाइम पर डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग, ओके, एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर. ओके, यहाँ पर आपका जो है डेटा वो अलग अलग, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर रेस्पोंडेंट है वो डिफरेंट है बट समय एक ही है, और यहाँ पर समय अलग अलग है, रेस्पोंडेंट सेम है. सो दिस इज काइंड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एंड दी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर केस स्टडी रिसर्च डिजाइन. सो इसके बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है, यू कैन से. सो ये एक क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च है. इसमें फोकस किया जाता है कि किसी भी फिनोमेना, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन बोल सकते हैं, या किसी पर्सन के बारे में डीप स्टडी करना. जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों के ऊपर स्टडी की जाती है तो वो क्या होगी, वो केस स्टडी कहलाती है. ओके, किसी या कोई मॉडल है, मॉडल मतलब यहाँ पर जैसे कि सरकार के द्वारा कोई प्रोग्राम चलाया गया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो उस मॉडल पर स्टडी की जाती है, दैट इज उसको बोलेंगे केस स्टडी. या किसी पर्सन पर, जैसे कि कोई सरपंच है जिसने अच्छा काम किया है,
तो उस पर स्टडी होगी उस पर्सन पे, तो वो केस स्टडी कहलाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये आपकी थी रिसर्च डिज़ाइन, सभी को मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है आप काइंडली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। नेक्स्ट, सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पलिंग बायस एंड सैम्पलिंग एरर। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, सैम्पलिंग बायस एंड सैम्पलिंग एरर क्या है। इन तीनों को एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन मतलब क्या होता है? डिज़ाइन ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक प्लान फॉर ऑब्टेनिंग दी सैम्पल इन बोल सकते हैं किसी पॉपुलेशन से, कोई आपके पास नंबर ऑफ पीपल है, एक यूनिवर्स है जहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल 100 सैंपल है। सो सैम्पल डिजाइन एक ऐसा आपने प्लान बनाया है जहाँ से आप सैंपल कलेक्ट कर पाएँ, सो दैट द प्लान फॉर ऑब्टेनिंग द सैंपल फ्रॉम पर्टिकुलर पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग डिजाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सैंपल बायस। सैंपल बायस और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सैंपल बायस का मतलब होता है कि दैट इज कम फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम द एरर। बहुत सारी एरर हो जाती हैं तो इन दी सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग जो प्रोसीजर आप फॉलो करने वाले हैं उसमें डिफरेंट टाइप की एरर हो जाएंगी, देन उसको बोलेंगे सैम्पलिंग बायस। ओके, और इसमें अगर एरर हो जाती है तो आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सैम्पल साइज को बढ़ा देंगे सो जो आपकी एरर है, जो बोल सकते हैं बायसनेस है, वो कम हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप नंबर ऑफ सैंपल बढ़ा भी देते हैं, नंबर ऑफ जो साइज है उसको बढ़ा देते हैं तब भी, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसमें जो है नंबर ऑफ साइज बढ़ाने, सैंपल की साइज बढ़ाने से एरर है कम हो जाती है, सैंपल बायसनेस में या सैंपल एरर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सैंपल बायस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सैंपलिंग जो प्रोसीजर आप स्टार्ट किए हैं उसमें ये आपकी बहुत सारी एरर हो गई हैं। तो आपका आप कुछ भी करिए, आपका जो है आपका रिजल्टेंट होगा उसमें बोल सकते हैं वो बायसनेस दिखेगी ही इन टर्म्स ऑफ द सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग एरर क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। या इसको बोलते हैं, सैम्पलिंग को बोलते हैं प्रिसीजन ऑफ सैम्पलिंग प्लान। ओके, ये टर्म जो है इसको याद कर लेना। सैम्पलिंग एरर में क्या होता है कि जब आप नंबर ऑफ सैंपल बढ़ा देते हैं, या बोल सकते हैं जो एरर है वो कम हो जाएगी आपकी वंस यू इंक्रीज द सैंपल साइज। सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो जो है डिक्रीज हो जाएगी सैंपल एरर। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक बॉक्स है, उसमें से आपने कुछ यहाँ पर चॉकलेट है या बोल सकते हैं बॉल्स हैं, तो ये जो है इसका यूनिवर्स मान लिया 100 है। अगर इसको बढ़ा देंगे, ओके, यहाँ पर 100 से 200 कर देंगे या 1000 कर देंगे, तो जब सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो एरर है कम होता जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सैंपल एरर और सैंपल बायस में क्या डिफरेंस होता है। ये बेसिकली सैंपल प्रोसीजर्स में जो एरर होते हैं, बहुत सारे एरर होते हैं, उसकी वजह से जो बायसनेस आ जाती है और वो खत्म नहीं होती है। ठीक है, और जो एरर होती है, एरर क्या होती है कि सैम्पलिंग आपका मतलब प्रिसीजन में आपकी जो प्रिसीजन है वो कम है, इसी वजह से या आप उसको बोल सकते हैं सैम्पलिंग एरर। उसको आपको उसको कम किया जा सकता है व्हेन यू इंक्रीज द सैंपल साइज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन देख लेते हैं, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। सो बेसिकली दो टाइप का डेटा होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा। और आपने एमए में या फिर एमएसडब्ल्यू आप जो भी किया है, आपने फील्ड वर्क किया ही होगा। ओके, सो फील्ड वर्क में आप गए होंगे तो आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया था, आप सोचिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पता नहीं होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो आप खुद जाके कलेक्ट करते हैं, हो सकते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड खुद आपने जाके कलेक्ट किया है। ओके, किसी प्रॉब्लम, किसी इशू के बारे में, कि कोई करंट कोई ऐसा कुछ है तो उसके बारे में उसकी स्टडी का मतलब उसका डेटा कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड। जैसे कि इंटरव्यू है तो आप खुद ही करेंगे जाके ना, सर्वे किया आपने, क्वेश्चन आयर, ये सभी क्या है, ये आपका प्राइमरी डेटा में आएगा। आपने जो डेटा कलेक्ट किया जो इंटरव्यू के माध्यम से लोगों से मिल के बात करके। एंड सेकेंडरी डेटा क्या कहलाएगा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सेकेंडरी डेटा तो इसमें लिखा ही है सेकेंडरी, ऐसा डेटा जो आपने नहीं मतलब आपने जो कलेक्ट किया है वो थर्ड पार्टी से के माध्यम से या फिर जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। ओके, जैसे कि न्यूज़पेपर से डेटा आपने उठा लिया है, कोई ऑलरेडी रिटन वर्क है किसी का, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से गूगल से उठा लिया आपने, कॉपी कर लिया, या कॉपी किया मतलब उससे कलेक्ट किया कुछ भी, या जो फिर पब्लिश्ड जो भी थेसिस हैं, डिजर्टेशंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, उनसे जो डेटा आपने लिया, जो भी आपने यूज किया डेटा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा। ये आप खुद कलेक्ट करते हैं जा करके फील्ड में, ये भी मतलब कलेक्ट आप ही करते हैं, बट ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ये सेकेंडरी डेटा होता है।
दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। ये नया डेटा होता है, फ्रेश एकदम। आप गए, आपने कलेक्ट किया तो वो किसी से मैच नहीं करेगा। ऐसा नहीं आपका फ्रेंड गया है फिर फील्ड वर्क करने तो उसका आपसे मैच कर जाएगा। ये आपका खुद का डेटा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेथड्स एंड द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का जो लेक्चर था, आई होप आपको कुछ में कुछ समझ में आया होगा। ये रिवीजन वीडियो है, सो ऑलरेडी आपने पढ़ा तो सब कुछ होगा ही, फिर भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। मैंने जो मॉक टेस्ट में देखे थे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 120 से भी कम मार्क्स हैं। एटलीस्ट आपको 70% से अबव स्कोर करना है आपको पेपर 2 में। ओके, एंड पेपर 1 में भी आपके 70%, आप ये मान के चलिए आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे OBC हो चाहे SC ST में हो, जनरल के लिए तो है ही फिर, और किसी भी कैटेगरी में हो, तो आपको एटलीस्ट 70% लेके आपको इसको करना है कि आपको इतना स्कोर करना है। ठीक है, आप लेके चलिए, एम बना के चलिए दैट यू हैव टू स्कोर 70%। ओके, तब आप 67, 68 या 65 कर पाएंगे। और इसके अलावा आप देखते रहिए कि आप पिछले लास्ट ईयर में कितना कट ऑफ गया था, आपको पता ही होगा। जो कट ऑफ काफ़ी हाई हो गया था, और ऐसा ही इस बार होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो रहा है और सभी लोग घर पे ही हैं, पढ़ रहे हैं सब। तो करंटली आप लोग भी पढ़ते रहिए एंड अच्छा स्कोर करिए और मोर देन 70% लेके चलिए आप, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत है। और पेपर 2 में आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे काइंडली मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी के मोर देन 70% आप सभी लोग स्कोर करें। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बुक के बारे में, कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, इसके द्वारा लिखी गई है आर्थर दुरहाम के द्वारा। आई होप आप लोगों ने सही किया हो। थैंक यू वेरी मच।